हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे विंड पावर प्लांट के बारे में। इससे पहले हमने आपको बताया था थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। थोड़ा सा रिवीजन हम करते हुए चलते हैं। थर्मल पावर प्लांट में जो है कोयले की हीट एनर्जी को उसे बर्न किया जाता है और इसकी हीट एनर्जी को पानी को गर्म किया जाता है और पानी जब स्टीम में कन्वर्ट होता है तो उससे हम टरबाइन को रोटेट कराते हैं और मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है, जिससे कि हम जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। दूसरी प्रोसेस हमने बताई थी आपको हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में, जिसमें पानी के फ्लो को बढ़ाया जाता है। मेन डैम वगैरह बना के पानी को स्टोर किया जाता है पहले, नेक्स्ट पानी को छोड़ा जाता है, जिससे कि टरबाइन की रोटेशन होती है और हमें मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त होती है और मैकेनिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नेक्स्ट हम देखते हैं विंड पावर प्लांट में, क्योंकि हमने आपको काइनेटिक गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम आपको बताया था हमने कि ऊर्जा को ना तो खत्म किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे हम विंड की जो है काइनेटिक एनर्जी मीन हवा की जो गतिज ऊर्जा होती है उसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। हम फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम विंड पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। इनको हम दो पार्ट्स में समझेंगे। पहला कि ये प्लांट्स जो है वो बनाए कैसे जाते हैं, और दूसरा कि इन पार्ट से इलेक्ट्रिसिटी को कैसे बनाया जाता है। पहले हम इनकी कंस्ट्रक्शन को ही देख लेते हैं कि जो बनाए जाते हैं पावर प्लांट्स मीन विंड पावर प्लांट्स वो कैसे बनाए जाते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, इन्हें हम टावर कहते हैं। जो ये पूरी बेस होती है ये लगभग 100 फीट तक की होती है, इतना ऊंचाई पर, क्योंकि ऊंचाइयों पर जो हवाओं की गति होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर मैदानी क्षेत्रों में बनाते हैं तो इनकी ऊंचाई और भी ज़्यादा होती है, और पहाड़ी क्षेत्रों पर अगर हम बनाते हैं तो इनकी ऊंचाई कम होती है, क्योंकि पहाड़ ऑलरेडी ऊंचे होते हैं। तो ऊंचाइयों पर हवाओं की गति जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। ये आप देख पा रहे होंगे टावर के अंदर का जो पार्ट होता है वो खोखला होता है। खोखला होने का एक रीज़न होता है, दो रीज़न होता है। पहला कि इनमें हमें मटेरियल की कम ज़रूरत पड़ेगी, और दूसरा कि इनके अंदर ही हम सीढ़ियों को बना सकते हैं। इनके हब में या इनके निकल पार्ट्स में अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो इन्हीं के थ्रू हम जाके ऊपर सही कर सकते हैं। और दूसरा इन्हीं के अंदर से हम केबल को लेके आते हैं नीचे, क्योंकि यहाँ पे जो ये जनरेटर जो लगे हुए होते हैं वो ऊपर ही लगे हुए होते हैं। तो यहाँ से जो पावर जनरेट होती है उसको हम केबल के थ्रू लेके आते हैं और नीचे हम लगाते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है इलेक्ट्रिसिटी को इंक्रीज करने के लिए लगाया जाता है, वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए लगाया जाता है, एंड हम इसको सप्लाई दे देते हैं। तो ये अंदर वाला पार्ट्स में हमें लगाना होता है सीढ़ियाँ और केबल लगाए जाते हैं। आते हैं हम निकल वाले पार्ट में। निकल वाले पार्ट्स में दो चीज़ें होती हैं, गियर बॉक्स होता है और दूसरा जनरेटर होता है। हम डायरेक्टली जनरेटर को क्यों नहीं लगा सकते हैं? जो ये मीन ब्लेड्स की जो सॉफ्ट होती है इसे से हम डायरेक्टली जनरेटर को क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि कभी कभी हवाएं बहुत तेज हो जाती है, कभी कभी हवाएं बहुत कम होती हैं। तो जब कम होती हैं हवाएं तो इन्हें इंक्रीज किया जाता है, जिसके लिए गियर लगाए जाते हैं। गियर से हम इनका लगभग रेशियो जो होता है वो 1:100 का या 90 का होता है। मीन ब्लेड्स अगर वन टाइम रोटेट हो रही हैं तो इनकी सॉफ्ट जो जनरेटर की सॉफ्ट होगी वो 100 आरपीएम होगी। आरपीएम का फुल फॉर्म होता है रोटेशन पर मिनट। और इनमें ब्रेक्स भी लगाए जाते हैं। ब्रेक्स लगाने का रीज़न होता है जैसे कभी कभी आंधी तूफान अगर आए हुए होते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोटेशन होती है, हवाओं की गति जो होती है वो 10 से 80 किलोमीटर होती है पर आवर होती है। तो इनको हम गियर बॉक्स और ब्रेक के थ्रू कंट्रोल करते हैं ताकि हमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो परमानेंट एक रेशियो में हमें मिलती रहे। तो यहाँ पे गियर बॉक्स लगाया जाता है जिससे कि हम रोटेशन को बढ़ा सकें, और ब्रेक लगाया जाता है जिससे कि हम रोटेशन को कम कर सकें जब ये ब्लेड्स जो है वो बहुत ज़्यादा रोटेट हो। अब ये हब जो सामने वाला ये पार्ट होता है इसे हब कहते हैं। ये सामने वाला पार्ट जो आप देख पा रहे होंगे ये हब होता है। हब में इसको हम दो तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं। इनकी जो ब्लेड्स होती हैं इनको हम दो तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं। या तो पहले हम ब्लेड्स को हब में लगा के उसके बाद यहाँ पे लाके निकल वाले पार्ट्स में शिफ्ट करें, या तो पहले निकल वाले पार्ट्स में ये हब को लाके लगाएं और उसके बाद इन ब्लेड्स को लगाएं। ब्लेड्स भी कई टाइप्स की होती है, या सिंगल ब्लेड्स भी कहीं कहीं पर लगाई जाती है, डबल भी लगाई जाती है और ट्रिपल भी लगाई जाती है। जो अधिकतर हम देखते हैं कि वो ट्रिपल ही लगाई जाती है। इनकी रोटेशन का जो होता है वो 1:90 का होता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये पिच कंट्रोल यूनिट, मतलब कि इनको अगर कंट्रोल भी हमें करना होता है तो हम यहीं से कर सकते हैं।
दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे लगे हुए होते हैं गियर बॉक्स ट्रांसमिशन। वही हमने अभी आपको बताया कि यहाँ पे अगर हम रोटेशन कम भी प्राप्त हो रही है तो रोटेशन को हम बढ़ा सकते हैं। अब दूसरा यहाँ पे क्लाइमेट सेंसर लगा हुआ था जिसे हम कह सकते हैं एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का वर्क होता है कि हवाओं की गति को देखना और हवाओं के डायरेक्शन को देखना। इनमें 3 प्रॉब्लम्स होती हैं। पहला स्पीड की होती है, कम या ज़्यादा की 2 प्रॉब्लम्स तो स्पीड की होगी, एक कम हो रही है वो ज़्यादा हो रही है, तो उनके लिए हम गियर बॉक्स और ब्रेक का यूज़ करते हैं। तीसरी जो प्रॉब्लम्स होती है वो हवाओं की डायरेक्शन की भी होती है। कभी कभी हवाओं की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है, तो चेंज के लिए हमने यहाँ पे लगाया होता है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या करता है, हवाओं की गति और डायरेक्शन दोनों को मेजर करके बताता है कि हवाओं की डायरेक्शन जो है वो चेंज। यहाँ पे लगा हुआ था एयर ड्राइव। ये पूरा का पूरा पार्ट ही जो है वो रोटेट हो जाता है। अगर हमें ऐसा पता चलता है जैसे पूर्व की साइड डायरेक्शन है तो ब्लेड्स भी उसी साइड हो जाती हैं, और अगर हमें ऐसा पता चलता है कि अगर इनकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो चुकी है तो ये पूरा का पूरा यहाँ वाला जो पार्ट होता है यहीं से इसकी डायरेक्शन को चेंज करके जिस साइड की भी हवा चल रही होती है उधर इनका फेस करता है, ताकि इनकी रोटेशन जो है वो प्रॉब्लम ना हो। यहाँ से हमें प्राप्त होती है इलेक्ट्रिसिटी। ये जब ब्लेड्स रोटेट होती हैं तो इनसे हमें प्राप्त होती है मैकेनिकल एनर्जी, और इन्हीं के सॉफ्ट से जुड़ा हुआ होता है गियर बॉक्स या ब्रेक, जिनकी भी हमें जिस टाइम जरूरत होती है उनका हम यूज़ करते हैं। और हम उसी से जोड़ते हैं जनरेटर को। जनरेटर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इस तरीके से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है। इलेक्ट्रिसिटी हमें जितनी भी प्राप्त होती है, नीचे हमने यहाँ पे इसी टाइप्स के लगभग जहाँ पे भी लगाए जाते हैं 100 to 300 ऐसे ही बहुत सारे पार्ट्स लगाए जाते हैं इसके, जिससे कि हम हर जगह से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करके एक लगाते हैं बीच में ट्रांसफार्मर, जो कि होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जिससे कि हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं और हम नेक्स्ट इनको भेज देते हैं ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि चर्चा में क्यों है विंड पावर प्लांट। वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद और नवीनीकरण, क्योंकि ये जो ऊर्जा का सोर्स होता है ये नवीकरणीय ऊर्जा का सोर्स होता है, ये पानी हो या विंड हो, इन दोनों पार्ट्स में हमें सिर्फ एक बार पावर प्लांट जो है वो लगाने की ज़रूरत होती है। दोबारा इनमें कोई हमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। ये बहुत ही ईजिली हमें इलेक्ट्रिसिटी को, बहुत ही कम कास्ट में हमें इलेक्ट्रिसिटी को प्राप्त करा सकते हैं। तो ये ऊर्जा की जो है वो नवीकरणीय स्रोत है, क्योंकि हमें ये बार बार हमें प्रकृति पर इनसे निर्भर होते हैं, ये कभी भी खत्म नहीं हो सकते हैं। तो विशेषता रखने वाली एक फर्म MEC इंटेलिजेंस ने बताया कि भारत में नई पवन ऊर्जा परियोजनाओं की वार्षिक स्थापना वर्ष 2024 तक उच्च स्तर पर होगी तथा उसके बाद इसमें गिरावट की संभावना है। वर्ष 2024 के बाद नई परियोजनाओं के पवन और सौर संस्करण, क्योंकि सौर ऊर्जा भी होती है वो नवीकरणीय ऊर्जा होती है, ऊर्जा संकरण की संभावना है। भारत में पवन ऊर्जा परियोजनाएं, भारत में कौन कौन सी पवन ऊर्जा परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। वर्तमान में पवन ऊर्जा की सामान्यतः 2 प्रकार हैं। तटवर्तीय मीन जो तटों के आसपास लगाया जाता है, और दूसरा अपतटवर्तीय। तटवर्तीय जो होते हैं फर्म भूमि पर स्थित पवन टरबाइनों के व्यापक रूप से स्थापित हैं। अपतटवर्ती पवन जो जल के निकायों में समीपवर्ती स्थित प्रतिष्ठान है। पवन ऊर्जा के परिचय, अभी हमने आपको ऐसे बताया कि वायु के द्वारा यहाँ पे बनाई जाती है। वायु की जो मीन एयर की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, हवा की जो गतिज ऊर्जा होती है, इनका उपयोग करके विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इसमें विंड टरबाइन या पवन ऊर्जा के रूप में रूपांतरण कर उपयोग में विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। वायु पहले टरबाइन की प्लेट से टकराती है और टरबाइन रोटेट होती है, जिससे जुड़ा हुआ होता है टरबाइन, और वो घूमने लगता है, जिससे कि हमें मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त होती है। इस मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस फिगर के थ्रू आप थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करेंगे। ये लगा हुआ होता है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या करता है, हवाओं की डायरेक्शन को हमें बताता है कि हवाओं की अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो ये लगा हुआ है एयर ड्राइव। एयर ड्राइव के थ्रू हम इसको पूरा का पूरा रोटेट करा सकते हैं। हमें जिस भी डायरेक्शन में हवाएं प्राप्त हो रही हैं, यहाँ पे देखिए इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके इसी के थ्रू हमें एनीमोमीटर के थ्रू हवाओं की हमें डायरेक्शन पता चलती है। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे जनरेटर। जनरेटर का कार्य क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ब्रेक्स लगे हुए होते हैं, हवाओं की स्पीड अगर बहुत ज़्यादा होती है, लगभग हमें मिलनी जो चाहिए वो 80 किलोमीटर पर आवर मिलती है। जैसे 10 to 80 किलोमीटर पर आवर हमें हवाएं प्राप्त होती हैं।
तो यहाँ पे ब्रेक्स लगे होते हैं, अगर इनसे अधिक हवाएं चल रही हैं तो ब्रेक्स के थ्रू हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट लगा होता है ये निकल, जो ये पूरा पार्ट होता है जिसमें जनरेटर, ब्रेक्स और ये यार ड्राइव्स वगैरह जो सब लगे होते हैं, गियर बॉक्स लगे होते हैं, इस पूरे पार्ट्स को जिसमें रखा जाता है उसे हम निकल कहते हैं। ये बहुत ही बड़ा पार्ट होता है। और यहाँ पे लगे होते हैं पावर केबल, और यहीं पे लगी हुई होती है सीढ़ियाँ जिनके थ्रू हम निकल में या हब में कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो इनको हम यहीं से जाके सही कर सकते हैं। ये एक जनरेटर से जुड़े हुए सॉफ्टवेयर घूमकर गतिज ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, जिससे परिणाम स्वरूप वैद्युत चुंबकत्व के माध्यम से वैद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। व्यवसायों, स्कूलों आदि में बिजली ट्रांसमिशन और वितरण के माध्यम से भेजी जाती, ट्रांसमिशन लाइनों के माध्यम से भेजी जाती है। वायु से प्राप्त की जा सकने वाली ऊर्जा मात्र टरबाइन के आकार और उसकी ब्लेड्स पर निर्भर करती है। मीन टरबाइन का आकार बहुत छोटा हुआ या इनकी ब्लेड्स जो हुई वो छोटी हुई तो इलेक्ट्रिसिटी उन्हीं पे डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रिसिटी उनसे कम भी जनरेट हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, जितनी इनकी लंबाई हो, जितनी इनकी ऊंचाई हो। वायु से प्राप्त की जा सकने वाली ऊर्जा मात्र रोटर के आयामों और हवा की गति के घन के समानुपाती होती है। मीन जैसे अगर इनकी रोटर की जो आयाम या हवा की जो गति है उनके समानुपाती होती है। अगर हवाएं तेज चलेंगी तो इनकी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने की जो प्रोसेस है वो ज़्यादा होगी, अगर हवाओं की गति थोड़ी कम है तो प्रोडक्शन कम होगा। सैद्धांतिक रूप से जब हवाओं की गति दोगुनी हो जाती है, ये मेन इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट होना चाहिए जो आपको याद होना चाहिए। सैद्धांतिक रूप से जब हवा की गति दोगुनी हो जाती है तो पवन ऊर्जा की क्षमता 8 गुनी हो जाती है। इनका जो रेशियो होता है 2:8 का होता है। भारत में ऊर्जा की क्षमता, मतलब भारत में जो विंड पावर प्लांट्स लगाए गए हैं हमें कितनी पावर दे सकते हैं। भारत में लगभग 60 गीगावाट, GW का मीन होता है गीगावाट, पवन ऊर्जा क्षमता विद्यमान है। भारत के संदर्भ में पवन ऊर्जा की क्षमता भविष्य में वृद्धि की संभावना व्यक्त की गई है, क्योंकि कुछ पुराने ऊर्जा स्टेशनों को पवन टरबाइनों से प्रतिस्थापित किया जा सकता है जिनकी क्षमता अधिक होती है। पवन ऊर्जा क्षेत्र का अभी तक पर्याप्त दोहन नहीं हो पाया है। महासागरीय क्षेत्रों में उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु आसानी संभावनाएं विद्यमान है। भारत में वर्तमान में पवन ऊर्जा में 13.4 गीगावाट की संभावित परियोजनाओं को वर्ष 2024 तक स्थापित करने की उम्मीद है। मीन इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, क्योंकि एक बार जब प्लांट्स लग जाते हैं तो इनमें कोई कॉस्ट नहीं आती। जैसे कि थर्मल पावर प्लांट बहुत ज़्यादा, लेकिन थर्मल पावर प्लांट से ही सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इस टाइम प्रोड्यूस होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं और बहुत ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत होती है। कोविड-19 महामारी और आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं के कारण विद्युत वितरण कंपनियों की कुल बकाया राशि में वृद्धि हुई है। सरकारों को नियोजन में इस पे जो इनके बकाया जो होते जा रहे हैं, क्योंकि हम कुछ लोग गाँव में क्या लगभग 80% लोग जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल बिल्कुल कंप्लीट नहीं जमा करते हैं। सरकारों को नियोजन बाधाओं और ग्रिड कनेक्शन चुनौतियों के मुद्दों से निपटने की जरूरत है। पवन ऊर्जा आधारित उत्पादन क्षमताओं में वृद्धि को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए नीति निर्माताओं को भूमि आवंटन एवं ग्रिड कनेक्शन परियोजनाओं सहित परमिट देने की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है। इस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी की जो आपूर्ति, जैसे गर्मियों के टाइम में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो खर्च बहुत ज़्यादा हो जाता है, जितना कि प्रोडक्शन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से, और वायर्स वगैरह में हीटिंग बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से लाइट हमेशा कटती रहती है। तो इन सारी चीज़ों पे अगर ध्यान दिया जाए, जैसे विंड पावर प्लांट हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, क्योंकि ये कम कॉस्टली होते हैं, एक बार सिर्फ इन्हें बनाने की ज़रूरत होती है, उसके बाद हम आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं और जितनी हमें ज़रूरत है उतनी हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। कहीं दूसरी जगहों से हमें उन्हें खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये रहा विंड पावर प्लांट का। ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक हॉरिजेंटल होते हैं, एक वर्टिकल होते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि ये अप टू डाउन रोटेशन होती है, जिनमें 2 प्लेट्स, 3 प्लेट्स या 4 प्लेट्स लगी होती हैं, ये अप टू डाउन रोटेट होती है। एक पावर प्लांट ऐसे, तो ये 2 टाइप्स के आप समझें कि एक होते हैं वर्टिकल और दूसरे होते हैं हॉरिजेंटल। तो उनकी रोटेशन जो होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है, और उनमें जो जनरेटर लगे हुए होते हैं वो नीचे ही लगे हुए होते हैं। वो थोड़े और भी आसान होते हैं, क्योंकि जनरेटर को उतनी ऊंचाइयों पे लगभग 100 फीट पे रखना, तो उसका फाउंडेशन, उसका बेस भी मजबूत होना चाहिए। लेकिन जो लेफ्ट टू राइट रोटेट होते हैं उनकी कंस्ट्रक्शन जो थोड़ी ईजी होती है, बिकॉज उनमें जो ये पार्ट्स होते हैं जैसे जनरेटर वगैरह, ये ज़मीन पे ही, मीन फाउंडेशन पे ही रखे जाते हैं, तो उन्हें बनाना आसान होता है। बाकी इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो सारी सेम होती है।